दिल्ली वासियों को रेखा सरकार ने राशन कार्ड के मामले में बड़ी राहत दी है। दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड के लिए आय की सीमा बढ़ाने का फैसला किया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि राशन कार्ड बनाने के लिए सालाना आय की सीमा बढ़ाई जाएगी। अब यह सीमा बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए प्रति साल किया जाएगा। दिल्ली सरकार ने कुछ समय पहले ही राशन कार्ड के लिए परिवार की आय सीमा को 1 लाख से बढ़ाकर 1,20,000 किया था, जिसे अब बढ़ाकर 2.5 लाख किया जाएगा। दिल्ली में अब नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगा। आवेदक नए राशन कार्ड बनवाने के लिए अब केवल ऑनलाइन ही आवेदन कर पाएंगे। ये राशन कार्ड नए बनाने का काम हमने शुरू किया है। 15 तारीख से डिजिटल ई पोर्टल के माध्यम से हम नए राशन कार्ड के आवेदन ले रहे हैं और पूरी तरीके से पारदर्शी और डिजिटल व्यवस्थाएं हमने शुरू की है। मैं ज़रूर इस बात का जिक्र करना चाहूँगी कि हमने पूरी की पूरी इस राशन व्यवस्था को ही डिजिटलाइज किया। इसके साथ ही दिल्ली में लाखों लोगों के राशन कार्ड रद्द भी किए गए। इसके पीछे का कारण क्या है, यह भी आपको जानना जरूरी है। राजधानी में 7,72,000 राशन कार्ड रद्द हुए। 1,44,000 कार्ड आय की शर्त पूरी नहीं कर रहे थे। 23,394 राशन कार्ड डुप्लीकेट पाए गए। 35,800 लोग राशन ले नहीं रहे थे। 29,580 लोगों की मृत्यु हो चुकी थी। दिल्ली सरकार ने व्यवस्था की है कि अब दिल्ली में जितने राशन कार्ड बनेंगे उनके आवेदन ऑनलाइन ही लिए जाएंगे। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। सरकार की तरफ से बताया गया कि दिल्ली में पिछले 13 सालों से नए राशन कार्ड जारी नहीं किए गए थे। दिल्ली की रेखा सरकार की कोशिश है कि राजधानी में राशन व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए और हकमारी ना हो। जो पात्र हैं उनको राशन मिले, जो अपात्र हैं उनका नाम हटाया जाए। नए नाम जोड़ने के लिए डिजिटल व्यवस्था भी आम लोगों के लिए मददगार साबित होगा। अब देखना होगा कि सरकार के फैसले कैसे जमीन पर उतरते हैं और कैसे व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए चर्चा में आगे बढ़े उससे पहले जो हमारे प्रश्न हैं, हमारे सवाल हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, लाखों अवैध लोग राशन कार्ड से कैसे जुड़े हुए थे? ये पहला सवाल है हमारा जो महत्वपूर्ण है, कितने लोग कैसे जुड़े हुए थे। दूसरा सवाल है, नई व्यवस्था से कितनी व्यवस्था में बदलाव आएगा। तीसरा प्रश्न, आय सीमा बढ़ने से कितने लोगों को फायदा होगा। ये हमारे 3 प्रश्न हैं, 3 सवाल हैं और इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार की तरफ से राशन कार्ड के लिए जो आय सीमा है उसको बढ़ा दिया गया। पहले 1,20,000 था, इसको बढ़ाकर अब 2.5 लाख रुपए किया गया है। पहले 1 लाख था रेखा और सरकार ने कुछ दिनों पहले ही इसको बढ़ाकर 1,20,000 किया था। तो प्रश्न उठता है कि ये नई जो स्थिति है, नई व्यवस्था बनी है, इससे कितना बदलाव होगा। तो ये देखिए जो राशन कार्ड को लेकर जो एक और सवाल उठ रहा है कि तकरीबन 7,72,000 लोगों के नाम हटाए गए हैं, कार्ड रद्द किए गए हैं। तो ये सवाल तो पूछा जाएगा कि आखिरकार इतने बड़े पैमाने पर जो राशन कार्ड बने थे वो इस्तेमाल कहाँ हो रहा था। तो चलिए एक बार फिर से जो हमारे मेहमान इस वक्त जुड़े हैं, पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, फिर इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। बीजेपी की प्रवक्ता ममता त्यागी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीष झा प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं।
और निरंजन पोद्दार जी, वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। थोड़ी देर में कांग्रेस के नुमाइंदे भी जुड़ेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले ममता त्यागी जी, सरकार ने राशन कार्ड व्यवस्था को बेहतर किया जाए और ज़्यादा लोगों को उसके अंदर समाहित किया जाए, इसलिए जो आय सीमा है दिल्ली जैसे शहरों में उसको बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए किया है। अच्छी पहल है, लेकिन इसमें काउंटर तो ये आएगा ना कि जो 7,72,000 कार्ड रद्द किए गए हैं, इसमें कुछ कहा गया कि लोगों की डेथ हो गई, कुछ लोग आय सीमा से ऊपर थे, उनका नाम ऐड ऑन हो रहा था, कुछ डुप्लीकेसी का भी मैटर आया है कि डुप्लीकेट कार्ड बनाए गए थे। तो इतना बड़ा घालमेल कब से चल रहा था? नमस्कार धनराज जी, आपके सभी दर्शकों को नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। और अपनी बात आरंभ करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि जब SIR का रिवीजन होता है, यहाँ कहीं भी करप्शन की जांच पाई जाती है तो ये पता चलता है कि बेनिफिट यानी सरकारी योजनाओं को बेनिफिट लेने के लिए अगर लोगों ने झूठे कोई अपने पेपर्स प्रोड्यूस किए हैं, झूठे आवेदनों का सहारा लिया है, तो उनकी स्क्रूटनी देखा जाए तो हर 5 साल पे होना चाहिए। मैं यहाँ पर एक आपसे काउंटर क्वेश्चन करती हूँ कि आखिर 13 साल बाद भाजपा गवर्नमेंट या रेखा सरकार जी के आने के बाद ही ऐसा क्यों किया गया कि राशन सरकार कार्डों का एक बार रिव्यू किया जाए कि आखिर वो राशन कार्ड वाकई में जो लोग जरूरतमंद हैं उनको लिए अलॉटेड हैं, कहीं उसका मिसयूज तो नहीं किया जा रहा है। लेकिन वो सरकार जो लगातार भ्रष्टाचार के साथ खड़ी और भ्रष्टाचारियों का साथ देती है तो उसने कभी इस बारे में नहीं सोचा। लेकिन हमारी सरकार वो सरकार है जो विजन लेके चलती है कि भ्रष्टाचारियों का पैसा नहीं जाना चाहिए, उनका पैसा कटना चाहिए और जरूरतमंद दिल्ली के हर जरूरतमंद को उसका राशन कार्ड या फूड सेफ्टी एक्ट के अगेंस्ट खाना या उसको राशन मिलना चाहिए। हमारी सरकार, अगर मैं रेखा गुप्ता जी को कहूँ तो रिवोल्यूशन ला रही है दिल्ली में, एक रिलीफ ला रही है, सेंस ऑफ रिलीफ और रिजुविनेशन। वो मैं तीनों चीजें इस तरह से कहना चाहूंगी, चाहे संस्कृति को बढ़ावा देना हो, यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा देना हो, यहाँ पर लोगों की सहायता करना हो, हर स्टेप पे रेखा सरकार लगातार आगे कार्य कर रही है। और 7 लाख राशन कार्ड का कटना अपने आप में बताता है कि एक बड़ा नेक्सस उसके पीछे रहा होगा। कोई ये एक व्यक्ति का खेल नहीं हो सकता, इसके पीछे कहीं ना कहीं एक बड़ी मिली भगत होगी जिसके थ्रू ये जानबूझकर दिल्ली के जो जरूरतमंदों को, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा है, उन लोगों के ऊपर खर्च किया जा रहा था जो उसके उत्तराधिकारी है, जिसके अधिकार उनका बनता ही नहीं है। लेकिन हमारी सरकार ने सोची, सबसे बड़ी बात है कि कितनी अच्छी ये पहल शुरू की है कि एक तो आवेदन ऑनलाइन, बीच में बिचौलियों का कोई सीन नहीं होना चाहिए, इसलिए डायरेक्ट लोग अप्लाई करें, उनको बेनिफिट मिले और नए लोग उसमें जोड़े जाए। देखा जाए तो 13 साल तक आज तक नया राशन कार्ड क्यों नहीं अलॉट हुआ, ये जनता जानना चाहेगी। दूसरा, ये भी जानना चाहेगी कि एक परिवार है, क्या उनके बेटे बड़े नहीं हुए थे या उनकी बेटों की शादियां नहीं हुई, तो जो नए राशन कार्ड क्यों नहीं अलॉट हुए, जो पुराने एग्जिस्टेंस थे उन पे लगातार राशन कैसे अलॉट हो रहा था और आखिर जो राशन वो अलॉट हो रहा था वो कहाँ जा रहा था, वो मार्केट में बिक रहा था या उसका कैसे मिसयूज किया जा रहा था। ये सारी जवाबदेही आम आदमी सरकार की बनती है, क्योंकि लेकिन आम आदमी सरकार लगातार वो सरकार रही जिसने हर योजना, हर चीज के तहत सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार का माध्यम ढूंढा कि कैसे टैक्स पेयर के पैसे को साइडलाइन किया जाए, कैसे लूटा जाए। दिल्ली को पूरी लूट मचाकर उन्होंने पंजाब में भी लूट आरंभ कर दी। तो मैं कहूंगी, अगर मेले में भटके होते तो घर पहुंच जाते, ये अपने घर से भटके हैं, कहां से ठोर ठिकाने आएंगे। और अब हम लगातार, चाहे वो स्कूल फीस एक्ट रेगुलेशन कह लीजिए, साउदर्न रीज को वन संरक्षण अधिनियम के अंदर आना कह लीजिए, बच्चों को साइकिल देना कह लीजिए, लगातार जो नालों की डीसिल्टिंग की जा रही है, यमुना साफ करने के लिए कार्य किया जा रहा है, यमुना में क्रूज चलाने का कार्य किया जा रहा है, वो सारी हमारी योजनाएं बताती हैं कि भारतीय जनता पार्टी NDA सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के सुपरविजन में लगातार दिल्ली को बदलने और नई दिल्ली, एक दिल्ली की रहने वालों की दिल्ली बनाने के लिए अग्रसर है, वो बना के रहेगी। ठीक है सर, ठीक है मैम। और इस वक्त मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी जुड़ गए हैं, दीपक जी। भाई साहब, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आपके पास तो आता हूं, उससे पहले मनीष जी के पास जाऊंगा। मनीष जी, पहला तो उस पर एक टिप्पणी जिसमें सरकार ने ये तय किया है कि आय सीमा को बढ़ाकर हम 2.5 लाख करेंगे, और दूसरा जिसमें सरकार ने कहा कि हमने 7,72,000 कार्ड को रद्द किया है। उसके पीछे कारण क्या क्या दिया गया? 1,44,000 कार्ड ऐसे थे जो आय सीमा से अधिक पाए गए, कुछ हज़ार हैं जो कहा गया कि डुप्लीकेट कार्ड है, 28,000 के आसपास है जो डुप्लीकेट कार्ड हैं, कुछ लोगों की डेथ हो गई। डेथ तो फिर समझ में आता है, डेथ हो गई तब कार्ड क्यों एग्जिस्ट करेगा। एक और बात कही गई कि पिछले 13 साल से नया कार्ड बना नहीं, और
जो बन गया उसमें काट छांट नहीं हुआ। इन तमाम बातों पर, तमाम आपत्तियों पर आम आदमी पार्टी क्या रिस्पॉन्स करेगी? धर्मराज जी नमस्कार। नमस्ते, बोलिए। मैं काफी गौर से भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, और आज जो आपने डिबेट का ये जो मुद्दा रखा है, ये दिल्ली के तमाम उन गरीब लोगों का हक, उनकी जिंदगी को छूता है, जो दिन भर कमाते हैं, खाते हैं, 2 जून की रोटी इकट्ठा करते हैं अपने और अपने परिवार, अपने बच्चों का पेट पालते हैं। सरकारी राशन स्कीम, जो नेशनल सिक्योरिटी बिल है, जो राशन कार्ड सरकारी राशन है, वही परिवार, वही गरीब लोग लेते हैं, जो असक्षम हैं, जो मेहनत मजदूरी करते हैं। ऐसे समय में, ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता बहन उनको भ्रष्टाचारी, उनको अलग अलग तरीके से जिन जिन शब्दों से बता रही थी, वो उनके प्रति, उनकी गरीबी और उन लोगों के प्रति एक भद्दा मजाक है। मैं इसके कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। दूसरी बात, मैं उनको बताना चाहता हूं, आप यहां जो बैठी हैं अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करने, कोई प्रवचन देने के लिए नहीं, यहां पर बात तथ्यों पर होती है। तो धर्मराज जी, मैं तथ्यों पर बात करूंगा। सबसे पहले मैं बता दूं उनको कि दिल्ली सरकार ने नाम नहीं जोड़ा है। 13 साल से कोई नाम जुड़ा नहीं था, ये नाम पहले से जुड़ा हुआ आ रहा था। दूसरी बात, 72 लाख लोगों का जो नाम दिल्ली के राशन कार्ड में है, उसमें से 8, सबसे बड़ी बात है कि 8 लाख लोगों का नाम काट दिया गया। अगर कायदे से दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार गरीबों के प्रति संजीदा होती, उनको संवेदना होती, तो वो ये 72 लाख से बढ़कर ये 2 लाख और 74 लाख हो गया होता। लेकिन उन्होंने 8 लाख कटा दी, 8 लाख नाम कटा दिया। 8 लाख, और ये सिर्फ 8 लाख नाम नहीं, 8 लाख परिवार मैं इनको गिनता हूं। उसके बाद ये 66 लाख हो गया, जो कि आंकड़ों के खेल में ये सरकार जो है जादूगरी है। आपने देखा था, थोड़ा समय पहले चले जाइए कि सर्दियों में किस प्रकार से इन्होंने AQI AIQ जो भी बोलती हैं इनकी मुख्यमंत्री, 400 के आंकड़ों को ये 200 दिखाती थी, 150 दिखाती थी, 80 दिखाती थी। तो आंकड़ों के खेल में इस सरकार को जादूगरी हासिल है। और मैं सबको बताता हूं, ये बता रही थी कि ऑनलाइन, अरे ऑनलाइन सिस्टम पहले से मौजूद है, लेकिन सबसे बड़ा इनके मनसा पर मैं बहुत ही जरूरी बात बताना चाहता हूं, धर्मराज जी काफी ध्यान से सुनिएगा। जो ये सरकारी राशन कार्ड है, इसमें से आम आदमी पार्टी जब आई थी, इन्होंने FIFO लागू किया था, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जिसमें कोई भी ह्यूमन या किसी भी इंसान या किसी भी व्यक्ति विशेष का इस हस्तक्षेप नहीं था। मैं अगर चाहता भी, मैं किसी उच्च पद पर रहता और चाहता कि मैं अपने जानकार का नाम उसमें ऐड करवा लूं या कटवा दूं, तो यह संभव नहीं था। जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बोलते हैं, उसी तरह इसमें फर्स्ट इन फर्स्ट आउट था, यानी FIFO बोलते हैं। इसको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने आते ही हटवा दिया। दूसरा काम जो इन्होंने किया, इन्होंने हर विधानसभा में FSO बैठा करते थे, राशन दफ्तर का कार्यालय होता था, उसको इन्होंने हटाकर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में भेज दिया। यानी जनता अब तरसेगी, राशन के लिए मारामारी करेगी, तो अपने आवेदन लेके कहां जाएगी, तो इन्होंने FSO को ही हटा दिया। तीसरी सबसे बड़ी सिस्टम इन्होंने, मैं आपको बता देता हूं, जो भ्रष्टाचार का जन्म देने वाला यह सिस्टम है, इन्होंने किया है। कुछ समय पूर्व दिल्ली के बुजुर्गों के लिए पेंशन का लागू किया गया था, पोर्टल खुला था, डोमेन खुला था। और सबसे बड़ी आपको जानकर ताज्जुब होगा कि कोई भी पहले सरकार रही हो, चाहे आम आदमी पार्टी सरकार या अन्य सरकार जब भी रही थी, तो ये सिस्टम लागू था कि आप ऑनलाइन कैफे से या विधायक दफ्तर से बैठ के कोई भी एक आम आदमी उनके दफ्तर पर जाके उसको लॉगिन करके उसको अपना फॉर्म भर के अपना आवेदन डाल सकता था। लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इन्होंने अपने विधायकों तक को नहीं छोड़ा और इन्होंने पूरा एक दलाली और एक नेक्सस बना दिया, जिसमें चंद दिनों के लिए ये खुला था और मात्र सिर्फ इनके मंत्रीगण, जो दिल्ली के 7 मंत्री हैं, के साथ मंत्री के पोर्टल से ये लॉग इन हुआ था। अब आप समझिए, दिल्ली ऐसे शहर जहां पे कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग रहते हैं, और जो बुजुर्ग हैं, जो जरूरतमंद हैं, वो कैसे मंत्री तक अपनी पहुंचेंगे। तो ये एक इन्होंने कुछ पैसे लेके, मोटी रकम लेके अपने दलाल मार्केट में छोड़ रखा था अपने विधायकों के थ्रू। और चूंकि अगर ये विधायक को भी यह पावर देते कि अपने लॉगिन से वो बुजुर्गों की पेंशन लागू कर सकते, तो हम ये मान लेते, चूंकि विधायक की पहुंच जो होती है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी होती है। लेकिन
इन्होंने अपने विधायकों पर भी भरोसा नहीं किया। उसी प्रकार से, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से दलाली का सिस्टम इन्होंने बुजुर्ग पेंशन में किया था, वो आप राशन दफ्तर में राशन के माध्यम से करना चाहते हैं। इनके जो जानकार लोग हैं, इनके जो छोड़े हुए लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो दलाल लोग टाइप के लोग हैं, ये किस्म के लोग हैं, ये गरीबों के पॉकेट से हफ्ता वसूली करेंगे और जो पैसा देगा उसका काम होगा। चलिए ठीक है देगा उसका काम नहीं होगा। सबसे पहले इनसे पूछा जाए, इन्होंने FIFO सिस्टम, ऑनलाइन सिस्टम, चलिए ठीक है, मैं आता हूं ठीक है, और जो विधानसभा से FSO को हटाने के पीछे इनकी नीयत क्या है? चलिए ठीक है, अभी तो मैं सुन रहा हूं, काउंटर तो बाद में करूंगा। दीपक जी, अब आपके पास आता हूं। दो चीजें, सरकार ने आय सीमा बढ़ा दी है। पहले 1,20,000 तक के लोग जिनकी आय सीमा होती थी वो राशन कार्ड बना सकते थे, अब 2.5 लाख तक से नीचे जिनकी आमदनी है वो बना पाएंगे। दूसरी तरफ सरकार ने इसको ऑनलाइन कर दिया कि अब जो नया कार्ड बनेगा ऑनलाइन बनेगा। सरकार ने कहा कि 13 साल से कोई कार्ड बना नहीं, लेकिन अब नए कार्ड बनेंगे, ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और एक तीसरी बात इसमें आई है कि 7,72,000 के करीब जो नाम है वो रद्द किए गए हैं, कार्ड रद्द किए गए हैं, और उसके लिए अलग अलग तर्क था, डुप्लीकेट, डेथ, आय सीमा से अधिक, इस तरीके की बातें कही गई और उसमें नाम हटाए गए हैं या कार्ड रद्द किए गए। आपकी टिप्पणी पहले इस इशू पे। जी धर्मराज जी, आपको नमस्कार। जी दिल्ली NCR के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो आपने सवाल पूछा, तो इसके अंदर आप अगर देखें तो फरवरी का मैं एक न्यूज देख रहा था, तो उसका हेडलाइन है हिंदुस्तान का, दिल्ली में 2.76 लाख राशन कार्ड धारकों को SMS भेजे, नोटिस भेजे, 200 नहीं दिया जवाब। अब ये फरवरी का मैं देख रहा हूँ, जो डेटा है 2,76,000। उसके बाद में अगर आप देखें, उसमें से अब का जो फिगर बता रहा है, उसके अंदर क्या फिगर बता रहा है, टोटल मिला के 772,084। तो इतना बड़ा वेरिएशन, पहली बात तो ये है कि इतना बड़ा वेरिएशन, ये फरवरी का डेटा है और उसके बाद में ये डेटा है, इतना बड़ा वेरिएशन अपने आप में डाटा रिफ्लेक्ट कर रहा है, पहली बात। दूसरी बात, अगर आप देखें इसमें एक चीज और, इसके अंदर दिखाया गया 1.44 लाख अबव जो इनकम के थे और 35,000 राशन कार्ड जिन्होंने यूज नहीं किया, 29,500 जो मृत लाभार्थी थे। इस तरह से डाटा दिखाया गया। इसका सारा जो टोटल है 772 है। अब सवाल आता है कि इसमें इतना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन डाटा में कैसे? दूसरी बात, जब भी कोई आप देखेंगे कोई भी प्रक्रिया होती है तो उसमें एक वर्ड यूज किया जाता है कि अपॉर्चुनिटी, फेयर अपॉर्चुनिटी देना किसी भी चीज में। किसी का नाम काटते समय एक नोटिस जरूर जारी किया जाता है कि उसको बताया जाता है कि किस तरह से क्या क्या हुआ। आपको क्या लगता है इतनी बड़ी प्रक्रिया में 7 लाख, अगर आप जो फिगर बता रहे हैं उस पर हम चलते हैं, क्या 7 लाख नोटिस हो गए? उतनी बड़ी संख्या के अंदर लोगों ने उसको रिस्पॉन्ड भी कर दिया। अच्छा, उससे आगे आप चलते हैं, उसको रिस्पॉन्ड करने के बाद उसको डिसाइड भी कर दिया, सवाल आता है कि आप प्रक्रिया अगर आप देखेंगे अपने आप में, तो हमें लगता है कि इसके अंदर जो एक मेन ऑब्जेक्टिव होता है किसी भी स्कीम का, स्कीम के ऑब्जेक्टिव में मेनली हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं संख्या बढ़ाने के पर पूरा कंसंट्रेशन रखा गया, जिससे कि बेनिफिशियरीज जो है उसकी संख्या जो है कम हुई। और कटिंग देखिए, अगर आप 7 लाख, इतनी बड़ी फिगर अपने आप में दिखाती है। दूसरी बात, अगर हम बात करें प्रोसेस की, तो प्रोसेस भी इतना जटिल बना दिया गया है। अगर आप देखें कि एक गरीब व्यक्ति के लिए एक चुनौती, एक बहुत बड़ी चुनौती पैदा कर दी गई कि आप अगर एग्रीव्ड हैं तो आप अपील करेंगे। पहले जो प्रोसेस होता था, अगर आप देखें, वो सेगमेंट वाइज होता था। अब उसको बदल करके आपने जोनल लेवल के ऊपर लेके आ गया। उससे हुआ क्या, एक व्यक्ति जो बेनिफिशियरी, उसको किस तरह से स्ट्रगल करना पड़ेगा, वो स्ट्रगल सुनिश्चित किया गया। अभी आप बात करते हैं डिजिटलीकरण की, आपको क्या लगता है कि जो व्यक्ति है उसके पास मोबाइल भी है, उसके पास डेटा भी है और उसके पास कैपेबिलिटी भी है, ये कैपेबिलिटी भी उसको इतना मालूम है कि वो सब कुछ आवेदन भी कर सकता है, अगर कुछ त्रुटि होती है उसको दूर भी करा सकता है। तो एक कभी भी आप देखेंगे जनहित के अंदर कभी कोई काम किया जाता है, प्रक्रिया को सरल बनाया जाता है, ना कि जटिल बनाया जाता है। अगर आप देखें पूरी प्रक्रिया में गरीब जो है वो दफ्तरों के चक्कर काटने में और किस तरह से स्ट्रगल करने में, किस तरह से वो अपना काम धंधा छोड़ करके
इस सारी प्रक्रिया के अंदर ही उलझ के रह जाएगा। ये सबसे बड़ी हमारी इसके अंदर एप्रीहेंशन है। और कोई भी प्रक्रिया, हम केवल एक सवाल करना चाहते हैं कि प्रक्रिया, कोई भी प्रक्रिया हो, उसके अंदर अभी आपने देखा होगा जो बस पासिस के लिए थी, आप डेटा उठा के देख लीजिए, पहले कितने बेनिफिशियरी थे और अब तक कितने आ गए हैं। सवाल इस बात का, जितनी प्रक्रिया सरल होगी उतने लोगों को लाभ मिलेगा, और जितनी प्रक्रिया को आप जटिल बनाएंगे उतने लाभार्थी कम होते जाएंगे। तो सवाल इस बात का, पहले वाकई में ये बात है कि 13 साल से राशन कार्ड व्यवस्था पर काम नहीं हुआ, इसको कहने में कोई गुरेज नहीं, और इसको, ये बातें रिकॉर्ड पर है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता, उसका रिकॉर्ड है। लेकिन सवाल इस बात का, अब जो प्रक्रिया हो रही है, हम इस प्रक्रिया के ऊपर भी प्रश्न उठा रहे हैं। इस प्रक्रिया पर प्रश्न इसलिए उठा रहे हैं कि सरल होना चाहिए, एक आम जन की बीच में होना चाहिए। आपके लिए ओटीपी, आपके लिए जीमेल बहुत छोटी बात होगी, लेकिन एक व्यक्ति जो आम आदमी है उसके लिए जीमेल, एक ओटीपी, एक्सेस, ऐसे वर्ड मुझे लगता है बहुत मुश्किल होते हैं। तो उस पर हमें जमीनी स्थिति को समझने की आवश्यकता है। ठीक है, निरंजन पोद्दार जी, आपने सबको सुना। सर, क्या रेखा गुप्ता सरकार इंटेंशनली या आर्थिक स्थिति को बेहतर करने के लिए, खराब करने के लिए ये राशन कार्ड में कटाई छटाई कर रही है, या फिर जो वो कह रही है कि नहीं हम पारदर्शिता लाएंगे, उसको देखते हुए हमने कुछ उसमें चेक एंड बैलेंस लगाए हैं और आय सीमा को भी हमने बढ़ा दिया ताकि ज़्यादा लोग उसमें जुड़ें? पहली चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये जो व्यवस्था है ये बड़े ज़रूरतमंद लोगों को, नई व्यवस्था ज़रूरतमंद लोगों को उससे दूर करेगी? क्योंकि ये भी तो बहुत बड़ी बात है ना कि आपने कहा डिजिटल, तो हर आदमी आज भी दिल्ली में उतना डिजिटल फ्रेंडली नहीं है कि वो कहीं जाकर डिजिटली कोई चीज़ कर सकता है। जी धर्मराज जी, हाँ देखिए, ऐसा है धर्मराज जी, मेरा ये मानना है कि आप कोई भी काम करते हैं और उस काम के अंदर अगर कमियां निकालनी हो तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसके अंदर आप कमी नहीं निकाल सकते, या जो काम आप ये समझ लीजिए गलती रहित हो, या यूं कहें कि गलती प्रूफ हो। यहाँ पे जो मुख्य जो सोचने वाली बात है वो ये है कि इसके अंदर सरकार की नीति क्या है और सरकार की नीयत क्या है। अगर हम दोनों पहलुओं के ऊपर विचार करें तो धर्मराज जी, मैं तो इस चीज को बहुत दिन से इस बात को कहता हूं और कई कार्यक्रमों में, आपके भी कार्यक्रमों में मैं इस बात को दोहरा चुका हूं या कह चुका हूं कि देखिए वास्तविकता क्या है कि एक टैक्स पेयर के पैसे से जो चीज होती है, वो जो लाभार्थी वर्ग है या जो जरूरतमंद वर्ग है, यानी कि जिसके लिए वो योजना चलाई जाए, वो उसकी जेब में जा रहा है या वो किसी अपात्र की जेब में जा रहा है, ये सबसे बड़ा प्रश्न है। क्योंकि जिस तरीके से आप देखते हैं कि भाई हमारे देश के अंदर कई वर्षों से जिस तरीके से जो समाज कल्याण की या यूं कहें कि जन कल्याण की जो योजनाएं चलती थी, चाहे इसके अंदर आप बहुत सारी चीजों को जोड़ सकते हैं, केरोसिन को भी जोड़ सकते हैं और बहुत सारी चीजें हैं, राशन कार्ड और चीनी, जैसे चीनी का जो वितरण है बहुत। लेकिन धर्मराज जी, समस्या हम यहाँ पे उत्पन्न तब होती है कि जब आप ये मान के चलिए कि जो वास्तव में उस चीज का जो जरूरतमंद है या वास्तव में उस चीज का जो प्रतिभागी है वो तो कहीं ना कहीं उस चीज से दूर रह जाए, और जो जमाखोर और जो अवसरवादी लोग हैं, जो जिसको कहते हैं कि जो कालाबाजारी वाले लोग हैं, वो उसका लाभ उठा जाए। तो अब जब वर्तमान के अंदर समझ लीजिए, आज हम 21वीं सदी के अंदर, और 21वीं सदी के अंदर भी आज हम समझ लीजिए सुपर कंप्यूटर की टेक्नोलॉजी के जमाने में जब हम जी रहे हैं, जब आप ये मान के चलिए हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी स्ट्रोंग है कि सोशल मीडिया और ये सारी की सारी चीजें आप देख रहे हैं कि गैजेट, आज सवाल उठाने वालों के देखिए आप रोक नहीं सकते, सवाल तो मैं भी हर चीज के अंदर 50 चीजें उठा सकता हूं। लेकिन मेरा यह मानना है कि जब यूपीआई भारत के अंदर शुरू हुआ था धर्मराज जी, तो उस समय यही कहा गया था कि भाई आधे से ज्यादा पब्लिक ऐसी है जिनको टेलीफोन चलाना नहीं आता, जिनके पास फोन नहीं है, जिनके पास जो पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको बटन दबाना नहीं आता, वो इस यूपीआई से कैसे यूज टू होंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं, बल्कि आप शहरी क्षेत्र से ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर के देखिए, क्योंकि मैं तो गांव देहात की पृष्ठभूमि से आता हूं, और जब मैं अपने गांव देहात में जाता हूं धर्मराज जी, और जब मैं वहां जाकर के देखता हूं कि 2 रुपए की जो आदमी मूंगफली ले रहा है वो भी पेमेंट यूपीआई से कर रहा है।
और रही बात जो जिस तरीके से हमारे देश के अंदर कहा जाता है कि भाई हमारे देश में इस समय 70 करोड़ स्मार्टफोन चल रहे हैं, तो वो स्मार्टफोन एक व्यक्ति के पास तो 70 करोड़ चल नहीं रहे। इस देश की पब्लिक, इस देश की जनता। और धर्मराज जी, आपके घर में भी कोई काम करने वाली सहायिका आती होगी, और उसका जब आप शैक्षिक स्तर देखेंगे तो वो अपना नाम हिंदी में भी ढंग से नहीं लिख सकती, लेकिन व्हाट्सएप के ऊपर वो बराबर चैटिंग कर रही है। ये किससे छुपी हुई है कि आज जो हमारे यहाँ कि जिस तरीके से लोगों का, देखिए हिंदुस्तानी दिमाग है, ये हर परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट करने का। रही बात यहाँ पे जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई ये लोगों के नाम इसमें ज्यादा काट दिए, या जैसे अभी आपने भी कहा कि भाई संख्या कम करने का ये सरकार की जो पॉलिसी है। देखिए धर्मराज जी, अगर आप वास्तव में पात्र हैं और आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्री सिस्टम है, तो आप दोबारा से उस चीज को अप्लाई करके और उसको आप दोबारा से उसके पात्र बन सकते हैं। सरकार उसके लिए आपको प्रतिबंधित नहीं कर रही कि भाई आपका अगर राशन कार्ड अगर मान लीजिए रद्द हुआ है तो आप आगे नहीं बनवा सकते, पहली बात। दूसरी बात धर्मराज जी, जिस तरीके से बार बार चर्चाएं चलती हैं कि भाई वो लोग कैसे करेंगे, वो ऐसे होगा, वो वैसे होगा। देखिए इसको तो आप यूं कह सकते हैं कि आप हाइपोथेटिकल जितनी भी प्रॉब्लम्स की बात कर रहे हैं, फिर तो जैसे जो व्यवस्था चल रही थी उसको चलने दीजिए। फिर तो एक नाम काटना भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में आता है कि भाई एक भी आदमी का नाम काटा तो वो संदेह के घेरे में। धर्मराज जी, सवाल उठाने वालों को भी ये चीज समझनी चाहिए। अभी कई बार जैसे SIR के ऊपर भी चर्चा हुई, और बोलने वाले खुद बोलते हैं कि भाई 2 बेटों का नाम है, 1 बेटी का नाम है, माँ बाप का नाम है। तो मैं उस समय भी ये बात कहता था कि अगर इंटेंशनली या मान लीजिए किसी साजिश के तहत नाम काट रहे होते, बेटे और बेटी का नाम भी काट देते। भाई कहने का तात्पर्य धर्मराज जी, मेरा पासपोर्ट बनवाने के लिए अगर मैं जा रहा हूं तो मेरे पास डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पूरा है तो मेरा पासपोर्ट बन जाएगा, और मेरे पिताजी के पास डॉक्यूमेंट्री सिस्टम पूरा नहीं है तो उनका पासपोर्ट नहीं बनेगा। सीधी सी बात है। जब आप जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे उसके अंदर आप राशन कार्ड की बात करें, चाहे किसी अन्य चीज की बात करें, जब आप उसकी जो डॉक्यूमेंट्री, उसकी कंपनसेशन या उसकी जो भी उसकी कंप्लायंसेज है, उनको जब आप पूरा करेंगे तो आपको उस चीज की पात्रता के लिए कौन रोक सकता है। वो तो अब रही बात डिजिटल की, तो देखिए इस चीज से कौन असहमत हो सकता है कि धर्मराज जी, हमने वो ऐसी गाड़ियां भी देखी हैं जो पूरी की पूरी गाड़ी की राशन वितरण के लिए आई थी, लेकिन पूरी की पूरी गाड़ी किसी गोडाउन के अंदर उतर गई। ये क्या छापे इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं पड़ रहे हैं क्या? वो लोग वो जो कालाबाजारी हो रही है वो हमारे सामने नहीं आती है क्या? इसका मतलब ये नहीं कि सारे लोग वैसा कर रहे हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि जिस तरीके से जो राशन वितरण के अंदर जो लगे हुए होते हैं लोग, जो भी सरकारी योजनाओं के साथ जो लोग जुड़े हुए होते हैं, उनमें ज्यादातर लोगों का एक राजनीतिक पार्टियों के साथ, या यूं कहें कि सत्ताधारी दलों के साथ उनका कुछ ना कुछ लागसाग, उनका कुछ ना कुछ लगड़ पेच होता है, जिसकी वजह से उनकी सारी की सारी जो चीजें उनके ऊपर। वास्तविकता तो ये है धर्मराज जी, मुझे एक बात बताइए, 15 वर्ष का शीला दीक्षित जी की सरकार और लगभग 12 वर्ष की अरविंद केजरीवाल जी की सरकार, ये प्रश्न तो बनता है ना कि भाई पिछले 15 वर्षों के अंदर जो भी लोग मृत हुए होंगे, जो लोग यहाँ से जो शिफ्ट करके गए होंगे, क्योंकि दिल्ली के अंदर तो आपको पता है माइग्रेंट भी बहुत आते हैं, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान से, महाराष्ट्र से बहुत लोग ऐसे आते हैं जो यहाँ पे नौकरी करने आते हैं और उनका ट्रांसफर हो जाता है, या वो यहाँ से अपना काम छोड़ करके अपने गाँव को वापस चले जाते हैं। जब लोग यहाँ आते हैं तो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं, और उसके बाद में जब वो वहां जाते हैं तो उनके वो डॉक्यूमेंट्स कोई ना कोई उसके अंदर अगर उसको इस्तेमाल कर रहा है पीछे से, तो वो जो चीजें हैं वो तो जो सरकार का जो मतलब जो टैक्स पेयर का पैसा जो गलत जेब में जा रहा है, उसके ऊपर अगर रोकथाम सरकार करती है, उसके लिए अगर सरकार कोई भी पॉलिसी लाती है, तो मेरे हिसाब से हर चीज ऐसी नहीं है कि जिसका विरोध किया जाए। इसके अंदर ये जरूर है कि अगर आपके पास और कोई अच्छी व्यवस्था है तो आप उसका चलिए ठीक है। ममता त्यागी जी, मोटे तौर पर निरंजन जी ने सरकार की भूमिका को स्पष्ट किया, सरकार के कामों को स्पष्ट किया, और विपक्ष के जो ग्रीवेंसेस थे उनको एड्रेस किया है। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो आपत्तियां आई हैं, उन आपत्तियों को आप एड्रेस कीजिए, जिसमें वो सीधे सीधे इंटेंशन पर सवाल रेज कर रहे हैं।
धर्मराज जी, इंटेंशन पे जवाब देने से पहले तो सबसे पहले मैं आम आदमी पार्टी के टेन्योर की एक इंटेंशन बता दूं कि इन्होंने विधवा पेंशन योजना तक में भी भ्रष्टाचार कर डाला। ये 80,000 नए फेक नाम एंटर करे और 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष पैसे को भ्रष्टाचार के माध्यम से अपने प्रयोग के लिए लाए। तो इन लोगों की तो हालत ऐसी हो गई थी कि भ्रष्टाचार के लिए मोटर्स ऑफ ऑपरेंडी ढूंढ रहे थे। और अभी आम आदमी प्रवक्ता जब मेरी बात को काउंटर कर रहे थे तो शायद उन्होंने एक डाटा बोला, कहते वो डाटा बहुत अच्छे से बोल रहे थे। वो शायद ये भूल गए कि दिल्ली में जो टोटल राशन कार्ड है वो 14 लाख है, 72 लाख नहीं है। पहली बात, ये बात गौर से सुन लीजिएगा, आप अपने डाटा को करेक्ट कर लीजिए। और जो मैं बातें बोल रही थी वो मैं आपके लिए बोल रही थी, तो आप बातों को गौर से समझिए, फिर उसके बाद आंसर करिए। मेरी देश की जनता, मेरी देश की भोली जनता आज के समय में भी अगर उसके घर पे कोई रोटी या कुत्ते के लिए आता है, सबसे पहले चाहे वो अपना खाना कम खाए, वो गाय या कुत्ते की रोटी अभी भी निकालती है। तो हमारे देश की जनता तो हमेशा से देश के और लोगों के लिए साथ खड़ी हुई है। अब रही बात काउंटर की, देखिए किसी भी चीज को ट्रांसपेरेंसी रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब कि जो आपको चीजें देनी है उसका आप ऑनलाइन प्रूफ बना लीजिए, जिसमें उसमें मेल हैंडलिंग के या बिचौलियों की जो आप साझेदारी उसको कम से कम कर सके। तो ऑनलाइन मोड हर एक आज के समय में सबसे अच्छा माना जाता है। और राशन कार्ड के लिए भी यह मोड लागू करना, इसका भी पर्पस यही था कि राशन कार्ड के लिए लोग बिचौलियों को पैसे ना दे, बिचौलियों को पैसे ना दे। और जहां जिस देश में यूपीआई पूरे विश्व में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन का मीडियम बन चुका है, जहाँ मोबाइल अरे तो वही सिस्टम तो आपने हटा दिया, वही सिस्टम तो आपने हटा दिया जो आपको लागू था फर्स्ट कम फर्स्ट, वो आपने हटा दिया। जब कोई अधीर होता है तो ये समझ जाना चाहिए कि वो व्यक्ति उस बात के जवाब के लिए प्रॉपर तर्क नहीं रखता और अपने टर्न का वेट नहीं करना चाहता, इसलिए दूसरे की बात को बीच में इंटरप्ट करता है। मैंने आपकी बात को काउंटर करने के लिए पूरा आधा घंटे का वेट किया, मैं फिर जवाब दे रही हूँ। जब आपको मेरी बात का काउंटर करना हो आराम से करिएगा। हमारी माननीय रेखा गुप्ता की सरकार जो कार्य कर रही है वो सीधे सीधे कार्य करने की, जनता के टैक्स पेयर का पैसा एक एक पाई को सही ढंग से प्रयोग किया जाए। इनकी सरकार तो वो सरकार है जिन्होंने फेज 3 फेज 4 मेट्रो तक का बैलेंस दिल्ली गवर्नमेंट में बकाया छोड़ा लगभग 4,000 करोड़ रुपए। और अब हमारी रेखा गुप्ता सरकार फेज 5 मेट्रो को इनॉग्रेट करने वाली। तो आपकी दिल्ली किस हाल में आप लूट कर छोड़ के गए थे, ये बातें जग जाहिर है, इसमें कोई बताने लायक बात नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद है आपने जो घोटाला किया वो विधवा पेंशन योजना पे किया। तो मैं कहूंगी भ्रष्टाचारी ईमानदारी की बातें भ्रष्टाचारी के मुझसे अच्छी नहीं लगती। अरे तो ईडी तो आप ही की है, सीबीआई आप ही की है, अच्छी नहीं लगती। तो बातों को अगर फैक्ट रखना है तो सही फैक्ट रखिए, उल्टी सीधी बातें मत बोलिए, बात को समझ के उसका जवाब दीजिए। और हमारी सरकार चाहे वो सफाई हो, वन हो, हवा हो, पानी हो, हर क्षेत्र के लिए लगातार जमीनी स्तर पे कार्य कर रही है। हमारी मुख्यमंत्री आपको हर हफ्ते हर दिन कहीं न कहीं ग्राउंड फील्ड में दिखती जाएंगी, जो देखते हैं कि वहां वाकई में कार्य हो रहा है नहीं हो रहा। लेकिन शीश महल वाले में रहने वाले केजरीवाल जी को कभी जनता से मिलने की, ठीक जनता से मिलते थे वो, तब उन आंदोलन करते थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्हें ग्राउंड लेवल पे लोगों से मिलने की कभी फुर्सत नहीं मिली। और अब तो वो परदेसी हो गए, आप कहाँ से अभी तो वो अघोषित मुख्यमंत्री के रूप में पंजाब की पूरी सरकार की जो सुविधाएं है उनका आनंद ले रहे हैं। भगवत मान सिंह जी तो अलग है, उनके अलावा पूरी की पूरी मुख्यमंत्री की सुविधाएं टैक्स पेयर के पैसे ले रहे हैं। तो अब कौन से मुख्य आप सच्चाई, ईमानदारी, इन सब की बातें करते हैं, इस मुखड़े को उतारिए और जनता की जो सच्चाई है उसको करिए। अभी भी समय है, संभल जाइए, झूठे मुखड़े को उतार के सच्चाई को एक्सेप्ट करिए कि आपने भ्रष्टाचार किया था और ये सारी बातें आपकी मुंह से अच्छी नहीं लगती है। मैं फिर कहना चाहूंगी, हमने जो दिल्ली में मैम एक मिनट, इसमें एक पॉइंट आया जो मुझे लगता है कि इसको एड्रेस करना बहुत जरूरी है। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड में थे और जिनकी डेथ हो गई, उसमें तो कुछ नहीं कर सकते, जिनकी डेथ हो गई ऑटोमेटिक नाम कट जाना चाहिए। लेकिन जैसे एक आंकड़ा है कि 1,44,000 लोग ऐसे थे जिनकी आय जो न्यूनतम सीमा है सरकार के द्वारा से तय की गई उससे ज़्यादा उनकी आय सीमा थी, लेकिन वो राशन कार्ड से के जरिए जो भी सरकारी सुविधा है उसका लाभ ले रहे थे। दूसरा, कई डुप्लीकेसी का भी मैटर सामने आया। तो अगर बीजेपी इतना ही क्लियर एंड कट चीज़ें करना चाहती हैं तो ऐसे लोगों को पर एक्शन होना चाहिए जो उन्होंने फ़ायदा लिया। बहुत बढ़िया, जो उन्होंने फ़ायदा लिया उनसे आप वापस लीजिए, क्योंकि वो समर्थ लोग थे और उन्होंने किसी का हक मारा। तब आपके निष्ठा पर, आपके इंटेंशन पर कोई सवाल रेज नहीं होंगे। या अगर इस तरीके से आंकड़े बताकर आप छोड़ देंगे, इट मीन्स आप पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश कर रही हैं।
धर्मराज जी, किसी से रिकवरी करना और चीजों को वापस लेना ये हमारी कोर्ट और न्यायिक प्रक्रिया में आ जाता है। हम जो चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं उससे रिपेयर करें और उसके साथ आगे बढ़े, वो एक सिंपल सा मेथड माना जाता है कि अब तक जितने के भी फेक नाम थे उनको हटाइए और जो सिचुएशन मिली आप उसको करेक्ट करिए, और ये सही मॉडल ऑपरेंडी है। अगर मेरी जगह आप देश के या दिल्ली के मुख्यमंत्री हो धर्मराज जी, मैं आपसे कहूंगी आज के समय में आपको राशन कार्ड व्यवस्था को सही करना है तो आप सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले कहेंगे कि अभी सिचुएशन को ठीक करो, आगे बढ़ो। जिन लोगों के पास एक्स्ट्रा राशन गया उसके हम लूपहोल कराएंगे, जांच फिर कराएंगे कि किस माध्यम से वो कैसे ले रहे थे पैसे, उसके बाद में रिकवरी का सोचा जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो जो आपकी ड्रेनेज हो रही है, जो नहीं ममता जी इसमें चलिए सरकार, मैं एक मिनट, इसमें सरकार को मैं थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं कि जैसे कहा ना कि 1,44,000 का आंकड़ा है जिसमें ये पाया गया कि लोगों की आय सीमा ज्यादा थी लेकिन वो राशन ले रहे थे। हो सकता है सरकार ने 1,20,000 का लिमिट तय किया था, उनका 1.5 लाख होगा, 2 लाख रुपया होगा, फिर भी वो ले रहे थे, कोई बात नहीं, फेयर एनफ, कोई चीज नहीं है। लेकिन जो 23,300 लोग जिन्होंने डुप्लीकेट बनाया था, कोई तो उनको बनाकर देने वाला था, क्या कोई गिरोह काम कर रहा था? ये डुप्लीकेट लोग कौन है, इसकी तो जांच होनी चाहिए, नहीं तो फिर डुप्लीकेशन शुरू हो जाएगी। बिल्कुल धर्मराज जी, इसके लिए बाकायदा एक मीटिंग बनाई जाएगी और लोगों को एक समिति का गठन किया जाएगा और इस चीज का पता लगाया जाएगा कि इसके पीछे कौन सा नेक्सस था, कौन सी सोच थी। कोई गिरोह तो नहीं काम कर रहा था, क्योंकि अगर ये कोई गिरोह काम कर रहा था डेफिनेटली वो फिर से कोशिश करेगा कि कहीं ना कहीं चीजों को ड्रेनेज करने का एक सिस्टम डेवलप किया जाए, तो ये भी कार्य किया जाएगा। लेकिन अभी हमारी सरकार ने तो सबसे पहले इनिशिएटिव लिया कि जो ड्रेनेज हो रहा है उसको बंद करिए, जो ड्रेनेज जा चुका उसको रिकवरी का उसके बाद सोचा जाएगा। पहले दिल्ली के लोगों को बेनिफिट देते हैं, उनके साथ आगे बढ़ते हैं, उनके लिए आय की सीमा बढ़ाते हैं, जिससे वाकई में जरूरतमंद लोगों को उनके अधिकार मिले, उनका फूड सिक्योरिटी के अगेंस्ट उनको राशन। तो ये सोच है, एक डेवलपमेंटल फेज। ठीक है दीपक जी, ठीक है दीपक जी, इस पूरे मैटर पे मुझे लगता है कि मैं सरकार से एक्शन देखना चाहता हूं, एक नागरिक के तौर पर, एक शख्स के तौर पर, कि जिसे मैंने कहा कि आपने एक आंकड़ा बता के सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच एक वाक युद्ध, आरोप प्रत्यारोप, लेकिन अगर इंटेंशन क्लियर है तो मैंने तो कहा 1,44,000 जो लोग हैं, जो हो सकता है कि 1,20,000 का जो आंकड़ा था, किसी की 1 लाख रुपए ज्यादा इनकम होगी, 2.5 लाख रुपया होगा, 2 लाख रुपया होगा, उन्होंने अगर बना लिया तो चलिए ठीक है, 2-2.5 लाख रुपया बहुत बड़ी चीज नहीं है दिल्ली में, उन्होंने अगर राशन लिया तो फिर है ना, कोई बात नहीं है। लेकिन जो डुप्लीकेट थे भाई, कोई तो उनको बना के देने वाला होगा। और ये कौन लोग थे जो डुप्लीकेट कार्ड होल्डर्स थे? उनमें से 10-20 को तो कम से कम पकड़िए। जी धर्मराज जी, तो आपने सवाल किया कि जिन लोगों ने अबव इनकम, जो इनकम ज्यादा थी और उसके बावजूद कार्ड को यूज किया, हम तो सवाल इस बात का भी करना चाहेंगे कि सबसे पहली प्राथमिकता अगर आप देखें कार्ड बनाने की, जो व्यवहारिक तौर पे अगर आप बात करें, लेकिन जो आपने पहलू दूसरा उठाया कि उसके ऊपर भी एक्शन होना चाहिए। सबसे पहली बात, आंकड़े जब तक पारदर्शी नहीं होंगे और उसमें कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होगी और उसको मान लिया जाएगा, उसके बाद में आप सरकार अगर मान लो एक रिपोर्ट निकाल के लाती है कि इतने % लोग जो हैं, हमें ऐसा लगता है कि उन्होंने वाकई में इसको मिसयूज किया है, तो उसके ऊपर वर्क करना पड़ेगा। और ये कोई छोटा काम कार्य नहीं है। आज टीवी डिबेट के अंदर अगर मान लो कोई भी प्रवक्ता ये बोल के जाते हैं कि हम इसको करेंगे, ये एक बहुत बड़ी फिगर है, इसमें समय लगता है, लेकिन इसके पीछे जो सबसे बड़ी कार्य शक्ति करती है वो इच्छा शक्ति होती है। अगर इच्छा शक्ति है तो सारे डेटा आप सामने ला सकते हैं, किस तरह से बने, कैसे बने, क्या नेक्सस था, क्या था, सब पता लग सकता है। लेकिन सवाल इस बात का, इस सब चीजों के पीछे इच्छा शक्ति काम करती है और पारदर्शिता। और दूसरी बात, नीति और नियत की जो बात अभी हो रही थी, कि सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि जो भी स्कीम आती है गवर्नमेंट की, और अगर हम इसको सोशल ऑब्जेक्टिव पे लेके जा रहे हैं, पहली बात, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। जिसका हक है उसके पास मिलना चाहिए। अगर वो मिसयूज होता है उसके ऊपर भी एक्शन सुनिश्चित होना चाहिए, इसमें भी कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। सवाल इस बात का, जिन लोगों को उनका हक मिला ही नहीं है, सबसे पहली प्रायोरिटी तो वो होनी चाहिए। उसके बारे में सरकार किस तरह से त्वरित कदम उठाएगी कि कितने लोग छूट गए हैं इस प्रोसेस के अंदर, और मिसयूज अगर होता है तो सरकार को उसके विषय में भी सरकार स्वतंत्र है,
सरकार को पूछने की आवश्यकता थोड़ी है कि हम एक्शन ले ना लें। उनकी नीति अगर मान लो ये बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं वो नीति। ठीक है ठीक है सर। मनीष झा जी, आपको कोई आपत्ति थी? मनीष झा जी। मुझे पूरी आपत्ति है धर्मराज जी, और मुझे चिंता है उन गरीबों का जिन गरीबों के पेट पे लात सीधे तरीके से उनको भुखमरी के कगार पर रेखा गुप्ता सरकार ला दी। सारी गोल मटोल तरीके के बातें हो रही है इधर की उधर की, लेकिन कोई ये नहीं बता पा रहा है कि वो जो 8 लाख नाम कटे हैं, ये 8 लाख नाम जो इनको राशन मिल रहा था वो क्यों काटे गए, इन गरीबों का क्या होगा। और अगर ठीक है इसमें से बोल रहे हैं कुछ डेथ हो गया, कुछ डुप्लीकेसी हो गई, तो अरे यार 72 लाख तो 76 लाख होना चाहिए था। आपने तो उल्टा से ये कौन सी गणित है कि 72 इसका मतलब देश की जो गरीबी है, आप बोल रहे हैं कि देश के गरीब अमीर हो गए हैं, देश में गरीबी नहीं बढ़ी है। ये सीधी सी बात है। कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री आके बोलते हैं कि आप सोना मत खरीदो। अरे अजब सा मजाक है। मनीष जी रुकिए। आप इसके पहले 11-12 साल आपने शासन किया, 2 टर्म तो पूरा। इस दौरान कोई कार्ड क्यों नहीं बना, नया नाम क्यों नहीं जुड़ा दिल्ली में? इस दौरान नाम इसलिए नहीं बना क्योंकि जो दिल्ली की जो लिमिट है वो लिमिट ऑलरेडी जो है वो पूर्ण हो चुकी थी, इसलिए वो उसमें से एडिशन और डिलीशन का जो मामला था उसमें से क्योंकि जो दिल्ली की जो लिमिट है, लिमिट को नहीं बढ़ाया गया था। और जो ये लिमिट बढ़ाने का काम होता है ये केंद्र मंत्रालय के द्वारा होता है, जो कि खाद्य मंत्रालय है, वहां से किया हुआ होता है। इसलिए दिल्ली की लिमिट बार मुख्यमंत्री, तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने आग्रह किया था। अब वो लिमिटेशन खत्म हो गया? अब वो लिमिटेशन खत्म हो गया क्या? अब इनकी सरकार है, अब ये देखें इन्होंने इसको घटा दिया। अब इन्होंने क्या किया है, इस 72 लाख में से 8 लाख। लेकिन मनीष भाई एक बताइए, जैसे आपके दौर में कोशिश कर रहा हूं, अगर आपके दौर में डुप्लीकेट कार्ड बने हुए थे, अगर आपके दौर में डुप्लीकेट कार्ड बने हुए थे तो उनको तो हटा सकते थे, आप भी जांच करवा लेते। हम कभी इसके पक्षधर नहीं रहे हैं कि जो लोग जिनका डेथ हुआ है या जिनका डुप्लीकेसी है या जिनका और भी फर्जी तरीके से, उसका एक प्रॉपर सॉफ्टवेयर है, उसमें ना हम कुछ कर सकते हैं ना भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ कर सकते हैं। वो बोल रहे हैं कि हम इस पे जांच बैठाएंगे, बिल्कुल जांच बैठाइए और जांच होनी चाहिए। आपके पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है, लेकिन जो डुप्लीकेसी या गलत तरीके से बना उसके लिए प्रॉपर सरकारी मैकेनिज्म है जिसको सॉफ्टवेयर पकड़ में आता है। और कहीं भी जो नाम डिलीशन हुआ है, जो जिनका डेथ हो गया, उनके परिवार के लोग खुद आके नाम डिलीट करवाते हैं, स्वेच्छा से करवाते हैं, कुछ लोग नहीं भी करवाते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, इन्होंने जो 72 लाख का जो ये है टारगेट है, उसको इन्होंने बढ़ाया नहीं है। इसको 72 लाख को बढ़ा के इन्होंने 75 लाख नहीं किया। मैं यही चीज समझाना चाह रहा हूं और मुझे लगता है काफी आसान भाषा में मैं समझा रहा हूं। देखिए इन्होंने क्या किया, बहुत संजीदगी से 72 लाख में से 8 लाख इन्होंने डुप्लीकेसी के नाम पे, अन्य चीजों के नाम पे, मृत्यु के नाम पे या अन्य चीजों के नाम पे इन्होंने घटा दिया और फिर उसमें से 2 लाख राशन कार्ड की घोषणा करके वाहवाही लूटना चाहते हैं। मैं आपको बता देता हूं, ये नई तरीके के भ्रष्टाचार है जिस तरीके का इन्होंने वृद्धा पेंशन में करने की कोशिश की थी। देखिए उसमें इन्होंने मैकेनिज्म किया था, उसमें कि अपने इनके जो मंत्री के पोर्टल है, जो भारतीय जनता पार्टी जो रेखा गुप्ता सरकार के जो मंत्री हैं, उनके मंत्री के पोर्टल से ही आप पेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। पहले ऐसा नहीं था। ऐसा इन्होंने क्यों किया, इससे इनकी मंशा चलिए ठीक है मनीष भाई, आप आता हूं तो सर समय कम है, समय की कमी है। सर मुझे सिर्फ एक बात बता दीजिए, जब पहले का मैकेनिज्म था कोई भी आम आदमी किसी भी पोर्टल से अप्लाई कर सकता था नाम एडिशन के लिए, डिलीशन के लिए, उसको इन्होंने क्यों हटा दिया? इसके पीछे इनकी नियति और मंशा क्या है? नहीं, आप तो कह रहे हैं कि नाम जुड़ ही नहीं सकता था, वो अपर लिमिट क्रॉस कर चुका था, फिर ऑटो डिलीशन और जोड़ने वाला कहां से मसला आया? जो डेथ वाला मामला है, अगर आप किसी का डेथ सर्टिफिकेट देते हैं और परिवार जाकर ठीक है। निरंजन जी फाइनल कमेंट सर, 1-1.5 मिनट में जल्दी से, समय कम है सर। निरंजन जी देखिए धर्मराज जी, एक चीज से मैं 100% सहमत हूं कि जिस तरीके से सरकार को ये चीज दिखाई दे रही है कि भाई लाखों राशन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं डुप्लीकेट बने हुए थे, तो आप इस चीज को समझ के चलिए। ये चीज किसी भी सामान्य व्यक्ति से आप बात कर लीजिए धर्मराज जी, कोई किसी के भी गले ये बात नहीं उतरेगी कि कोई व्यक्ति जो है, इंडिविजुअल व्यक्ति डुप्लीकेट राशन कार्ड बना करके और वहां से ज्यादा राशन उठा रहा था। क्योंकि जो राशन वितरक है, ये तो जो वास्तव में जो पात्र हैं, वो जब 3-3 चक्कर लगाते हैं तब जाकर उनको राशन मिलता है। उनमें से भी 20%, 30% उनको कह देते हैं खत्म हो गया, अगली बार आएगा तब लीजिएगा। तो जब वो, आप ये समझ लीजिए कि जो वैध है उसी को वो पूर्ण रूप से राशन वितरण नहीं करते,
तो वो डुप्लीकेट वाले को कर देंगे क्या? ये सारा का सारा एक नेक्सस था। और आज मैं ये कहता हूं कि सरकार को जब ये लग रहा है कि हमारे सिस्टम में 1,40,000 राशन कार्ड डुप्लीकेट बने हुए थे, यानी कि सिस्टम के अंदर इतना बड़ा लूप होल था, तो सरकार को इसके ऊपर उच्च स्तरीय जांच बिठानी चाहिए और उन लोगों का घेराव करना चाहिए जो इस सिस्टम के अंदर शामिल है, चाहे वो अंतिम वितरण व्यक्ति हो, चाहे उसको पूरी के पूरा जो चैन है वितरण की, उस चैन के अंदर कौन कौन शामिल है। धर्मराज जी, आप कभी भी एक बार राशन वितरक के पास जाकर के देखिएगा, आपको मैं बता रहा हूं, वो हर एक राशन कार्ड, यानी कि जो उसके क्षेत्र का जो भी राशन कार्ड धारक है उनको इंडिविजुअल नाम से जानता है और आधे से ज्यादा का तो नंबर उसको याद होता है। अच्छा, आपका वो फलाना नंबर का राशन कार्ड। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वहां से इस चीज का लूप होल नहीं है कि 1,40,000 राशन कार्ड डुप्लीकेट किसी रामलाल श्यामलाल ने बनवा लिया और वो वहां जैसे जाकर के राशन लगातार राशन उठा रहा है। तो कहने का तात्पर्य इस चीज से मैं सहमत हूं। रही बात दूसरी जो अभी सरकार जो कर रही है, देखिए मेरा तो यह मानना है कि ऐसी इन परिस्थितियों के अंदर केवल विरोध करने के लिए ठीक है निरंजन जी, ठीक है, समय बिल्कुल नहीं है मेरे पास, जल्दी से मनीष जी 10 सेकंड। इसकी कमियां, ठीक है मनीष जी 10 सेकंड। मैं ये बताना, मैं बहुत ही जरूरी सी ऐड करना चाहता हूं अंत में। मैं ये बताना चाहता हूं, अगर सरकार की मंशा और नियत अगर बिल्कुल सही थी तो इन्होंने विधानसभा से, इन्होंने क्षेत्र से एफएसओ को क्यों हटा दिया? दूसरी बात, इनके हर राशन डीलर जो है वो हर राशन के डिलीवरी पे 200 ग्राम 300 ग्राम, लेकिन कोई इस पर सुनवाई नहीं है। ठीक है ममता जी जल्दी से, ठीक है ममता जी 30 सेकंड जल्दी, ठीक है ममता जी धर्मराज जी, सबसे पहले तो मैंने बार बार कनेक्ट करने की कोशिश करी कि दिल्ली में जो टोटल राशन कार्ड है वो 14 लाख है, वो बार बार 72 लाख कह रहे हैं, और 72 लाख का मतलब है कि दिल्ली की 3 करोड़ जनता सारी की सारी राशन कार्ड के बेनिफिट में आती है। तो ये अपने आप को करेक्ट कर ले। मानसिक रूप पर शायद यहाँ नहीं है, पंजाब में है, शारीरिक रूप से यहाँ है, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ पर ये लोग सिर्फ इनके अनुसार जो चीजें थी, ना तो 13 साल में कोई परिवार दिल्ली से बाहर गया था, ना कोई नया बंदा आया था। चलिए ठीक है, समय इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। राशन कार्ड की व्यवस्था को जितना बेहतर किया जाए उतना बेहतर है। जो जरूरतमंद है उनको मिले और जो जरूरतमंद ना है उनको ना मिले। लेकिन अगर पूर्व में कुछ गलतियां हुई हैं तो उन गलतियों को भी सामने लाया जाए और गलती करने वालों को भी सामने लाया जाए। छोटे से ब्रेक लो, जल्द लौट